एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग बुक कुमार मित्तल को प्रेफर करेंगे, जिसमें कुल 54 क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन देखिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। उसके लिए मैं सारे क्वेश्चन का टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पर क्लिक करके वही पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट रहेगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यहां पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन का चाल है वही प्रोटॉन का चाल है, यानी BE इक्वल टू BP। अब करें इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति मतलब अनुपात ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात -31। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.65 गुणे 10 की घात -27। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए आप फार्मूला जानते हो, R इक्वल टू mv अपान QB। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो ये RE बराबर हो जाएगा ME VE QE, और B दोनों के लिए समान है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप प्रोटॉन के लिए लिखिए तो RP इक्वल टू हो जाएगा MP VP अपान QP इंटू B। इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों को भाग कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया BE और BP बराबर है तो आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र में है तो ये B और B कैंसिल हो जाएगा। यहाँ Q इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, इसलिए Q और Q कट जाएगा। तो RE अपान RP इज इक्वल टू हो जाएगा ME अपान MP। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10 की घात -31 बटे में प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.65 गुणे 10 की घात -27। 9.1 को 1.6 से 5 से भाग करोगे तो ये मिल जाएगा 5.5 गुणे 10 की घात -31 ऊपर है, -27 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है RE अपान RP, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बटे प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। मान लो ये पूछा गया होता RP अपान RE तो ये हो जाता MP अपान ME। MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता 1.65 गुणे 10 की घात -27 बटे में 9.1 गुणे 10 की घात -31। अब इसी को सॉल्व करिए तो ये आपको मिल जाता 0.1813 गुणे 10 की घात +4, क्योंकि ये -31 जब ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 - 27 यानी +4। आप इसे ऐसे ही रहने दो, नहीं तो इसी को आप लिख सकते हो 18 13 और ये आपका आंसर बन जाता। लेकिन तब जब पूछा गया होता प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बटे इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। क्लियर है ना इतनी बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है।
एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। यहां देखो, उसी पथ पर गति करने का अर्थ है ड्यूट्रॉन के पथ की त्रिज्या ये प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी आर डी इज इक्वल टू होगा आरपी। यहां दिया गया है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे हम लोग लिख देंगे Kp इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि यह भी दिया गया है कि md इक्वल टू 2mp, यानी कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 2 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो देखो, जब हम लोग पथ की त्रिज्या निकालेंगे तो लिखेंगे प्रोटॉन के लिए आरपी बराबर बन जाएगा mp इंटू वीपी अपान क्यूपी इंटू बी। इसी तरीके से जब हम लोग ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये आर डी बन जाएगा यम डी इंटू बी डी अपान क्यू डी इंटू बी। अब प्रश्नानुसार देखो, ये दोनों एक ही पथ पर गति कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि दोनों के पथ की त्रिज्याएं बराबर होंगी। यहां आर डी बराबर आरपी होगा, तो यही हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आरपी इज इक्वल टू आर डी। आर डी का मान है यम डी बी डी अपान क्यू डी इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा यम पी वी पी अपान क्यू पी इंटू बी। दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो ये बी और बी कट जाएगा। अब आप जानते होंगे जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश ड्यूट्रॉन पर होता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन का मतलब होता है 1H2, यही है ड्यूट्रॉन। तो इस पर एक ही प्रोटॉन के बराबर तो आवेश है, तो ये Q और Q भी कट जाएगा। तो यहां से हमें VD इज इक्वल टू मिल जाएगा mp अपान md इंटू bp। अब जरा देखो, md की जगह पर हम लोग 2 गुणे mp लिख सकते हैं, तो यहां से मेरा bd इज इक्वल टू बन जाएगा mp अपान इस md की जगह लिख देते हैं 2mp इंटू bp। mp कट जाएगा, तो bd इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 vp। अब यहां से जरा देखो, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दिया गया है, ठीक है। Kp बराबर कितना दिया गया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Kp को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 mp bp का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया है। अब आपको निकालना है ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो आप लिखोगे ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kd बराबर हो जाएगा हाफ md इंटू Vd का स्क्वायर। अब देखो, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 md की जगह पर आप लिख दीजिए 2mp इंटू Bd की जगह पर देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 Vp का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहां 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बन जाएगा mp गुणे bp का स्क्वायर बटे 4। इसे हम लोग इस तरह से लिख दें 1/2 गुणे 1/2 mp इंटू bp का स्क्वायर। अब देखो 1/2 mp bp स्क्वायर दिया गया है कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1/2 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ड्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी ये होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं पृथ्वी के विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे कि एक प्रोटॉन 1 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के चाल से
पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा सके। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर है। तो ये आप समझ लो एक गोलाकार पृथ्वी है, ये गोलाकार पृथ्वी है, ये इसकी विषुवत रेखा हो गई, विषुवत मतलब मध्य वाली रेखा। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे कि एक प्रोटॉन इसका ये ऐसे ऐसे एक चक्कर लगा सके, ये एक चक्कर लगा सके। तो जब ये प्रोटॉन पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो इसके पथ की त्रिज्या होगी वृत्ताकार। तो हम लोग लिखेंगे पथ की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा mv/qb। अब यहां से आपको b का मान निकालना है, तो b को लेफ्ट लिए जाओ और r को राइट लिए आओ, तो b बराबर बन जाएगा mv/qr। यहां जो यम है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, b प्रोटॉन का वेग है, q प्रोटॉन पर आवेश है और r वृत्ताकार मार्ग के पथ की त्रिज्या है। सबकी वैल्यू रखो तो b बराबर मिल जाएगा 1.65 गुणे 10 की घात -27 गुणे b का मान हो जाएगा 10 की घात 7 बटे q का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे r का मान हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 6। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहां से b बराबर मिल जाएगा 1.65 गुणे 10 की घात -20 बटे में 1.6 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात -13। अब इन सबको सॉल्व करिए तो आपको b बराबर मिल जाएगा 0.1711 गुणे 10 की घात -7। इसे हम लोग 1.711 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं और यही आपका मान हो जाएगा। अब b की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा लेते हैं। उसके अनुसार अंगूठा को धारा की दिशा में फैलाते हैं। तो जरा यहां देखो कौन गति कर रहा, प्रोटॉन। तो आप जानते हो प्रोटॉन जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में धारा बहेगी। तो यहां धारा की दिशा हो गई ये धारा की दिशा हो गई। इधर की ओर अपना आप अंगूठा फैला दीजिए और अंगुली को कर दो इसके केंद्र की ओर, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो हथेली आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो दिशा हम लोग लिखेंगे विषुवत रेखा के लंबवत क्षैतिज की ओर या ऊपर की ओर। तो दिशा हो जाएगी विषुवत रेखा के लंबवत क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक कैथोड किरण पुंज 3 किलोवोल्ट विभवांतर से गुजरकर 2 समांतर 10 सेंटीमीटर लंबाई के क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है तथा प्लेटों के बीच अंतराल 0.5 सेंटीमीटर है। यह पुंज प्लेट के समीपस्थ तथा इसके लंबवत स्थित प्रदीप्तशील पर्दे, यानी कि जिस पर चमक उत्पन्न हो, प्रदीप्तशील पर्दे पर प्रतिदीप्त बिंदु उत्पन्न करता है। प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर प्रतिदीप्त बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो क्या कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 2 समांतर क्षैतिज प्लेटें हैं, कुछ इस तरह से 2 समांतर क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है। इसे हम लोग यक्स बराबर मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने यहां पर एक प्रदीप्तशील पर्दा लगा हुआ है, यहां पर प्रदीप्तशील पर्दा लगा हुआ है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है
यह 0.5 सेंटीमीटर, ये इतना है। इसको हम लोग R मान लेते हैं, R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। देखो आपसे कहा जा रहा है कि एक कैथोड किरण 3 किलोवोल्ट विभवांतर से गुजरकर दो समांतर 10 सेंटीमीटर लंबाई के क्षैतिज प्लेटों के बीच जाता है। इसका मतलब कैथोड किरण यहां से अंदर जाने से पहले ही इसे 3 किलोवोल्ट विभवांतर से गुजारा गया। तो यहां B बराबर है 3 किलोवोल्ट। 3 किलोवोल्ट का मतलब हो गया 3 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। यही इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। जो ये आप विभवांतर स्थापित किए हो, यही इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। तो कितना गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा उसके लिए आप देख लो। हम लोग जानते हैं B इक्वल टू होता है W बाई क्यू। तो यहां से W इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू, और W की जगह हम लोग लिख देंगे 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू। यहां से mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2v क्यू। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद देखो आगे क्या करें हैं। प्लेटों के बीच अंतराल 5 सेंटीमीटर है, यह है आपका 5 सेंटीमीटर। यह पुंज प्लेट के समीप तथा उसके लंबवत स्थित एक प्रदीप्तशील पर्दे पर प्रदीप्त बिंदु उत्पन्न करता है। मतलब ये यहां से इंटर किया और ऐसे सीधा जाके यहां पर एक प्रदीप्त बिंदु उत्पन्न कर रहा, मतलब कि यहां पर एक चमक उत्पन्न कर रहा है। अब आपसे कह रहे हैं कि यदि प्लेटों के बीच 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दिया जाए, यानी यहां B बराबर 3 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दिया जाए, तो इसे आप B डैश मान लीजिए, क्योंकि B आप पहले मान चुके हो। तो B डैश बराबर 3 वोल्ट। तो कह रहे हैं कि प्रदीप्त बिंदु पर्दे पर कितना विक्षेपित हो जाएगा। जो प्रदीप्त बिंदु अभी यहां था, ये कितना विक्षेपित हो जाएगा। तो ये अब ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा और थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं y विक्षेपित हो गया, ये इतना विक्षेपित हो गया। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं y इक्वल टू QE अपान 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो E का मान तो दिया नहीं गया है, उसके लिए ये B डैश का मान दिया गया है। तो इस E की जगह पर हम लोग लिख लेंगे B बाई आर। तो हमारा y बराबर हो जाएगा Q इंटू E की जगह पर हम लिख लेते हैं B बाई आर, यानी B डैश अपान आर इंटू 2mv स्क्वायर। यहां देखो mv स्क्वायर का मान हम लोग कैलकुलेट किए 2vq। तो mv स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 2vq इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से q और q कट जाएगा, तो ये बराबर बन जाएगा v डैश अपान 4rb इंटू एक्स स्क्वायर। अब b डैश का मान देखिए दिया गया है 3 वोल्ट। तो यहां हम लिख देते हैं 3 अपान 4 गुणे R का मान दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। गुणे B का मान दिया गया यहां देखो 3 किलो वोल्ट। इसे हम लोग लिख देंगे 3 गुणे 10 की घात +3 इंटू में यक्स स्क्वायर। यक्स का मान देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे जब आप मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। ये 3 कट जाएगा, 10 की घात -3 10 की घात +3 ये दोनों कट जाएगा। यहां y बराबर बन जाएगा 1/20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। 1/20 सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 0.05 गुणे 10 की घात -2 मीटर। यदि इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो ये बन जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर बन जाएगा।
यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पुंज पहले जाके यहां टकराता था, अब ये 0.05 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही इतना विक्षेपित होगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र, यहां बी बराबर दिया गया है 500 गॉस। जब इसे आप टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला। ठीक है, तो कहा जा रहा 5 गुणे 10 की घात -2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। अब आगे कहा जा रहा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर 600 वोल्ट है, यानी B बराबर है 600 वोल्ट, तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ R बराबर है 2 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। कह रहे हैं इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए जबकि अल्फा कण अविक्षेपित हो। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, देखो क्या कह रहे हैं। यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक वैद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित किया जा रहा है। तो देखो पहले मैं मान लेता हूं कि ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से बनाया गया है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ठीक है, अब इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस तरह से 2 प्लेटें लगा दी गई। मान लो नीचे वाला प्लेट धन आवेशित है और ऊपर वाला प्लेट ऋण आवेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, ये हो जाएगी ई की दिशा। अब देखो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, जबकि बी की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। अब इनके बीच एक अल्फा कण को प्रवेश कराना है। ये अल्फा कण, चलिए मान लेते हैं अल्फा कण इधर से बी वेग से इधर की ओर प्रवेश कर रहा है। तो आप जान रहे हो कि जैसे ही अल्फा कण प्रवेश करेगा इस पर ऊपर की ओर एक बल लगने लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, जो कि Fe हम लोग मान लेते हैं। ऊपर की ओर एक बल Fe कार्य करने लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण। अब जरा देखो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगेगा। तो आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर लगने वाले बल की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के हिसाब से ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार हम अंगूठा को धारा की दिशा में फैलाएंगे। अब देखो ये धन आवेश है, यानी कि अल्फा कण है। अल्फा कण जिधर गति करेगा उधर ही धारा बहेगी, यानी धारा इधर की ओर है, आई इधर की ओर है। आप अपनी अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर करिए, यानी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर करिए। तो देखिए हथेली आपका नीचे की ओर आ जाएगा, यानी बाहर की ओर। तो इस पर नीचे की ओर मतलब इस ओर एक बल कार्य करेगा Fb, जो कि कार्य करेगा किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। अब आपसे कहा जा रहा है इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए। बी आपको ज्ञात करना है, जबकि अल्फा कण अविक्षेपित रहे। अविक्षेपित कहने का मतलब ये यहां से सीधा ऐसे आए और सीधा ऐसे चला जाए बिना किसी तरफ विक्षेपित हुए। तो यह तभी संभव है जब ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल और नीचे की ओर लगने वाला चुंबकीय बल दोनों का मान बराबर हो, तभी ये बिना विक्षेपित हुए सीधे निकलेगा। इनमें से जो भी बल बड़ा होगा उधर की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो आप लिखोगे अल्फा कण के अविक्षेप स्थिति के लिए चुंबकीय बल
तथा वैद्युत बल समान होने चाहिए। चुंबकीय बल तथा वैद्युत बल समान होने चाहिए। अतः एफ बी बराबर हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा एफ ई। अब देखो एफ बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी बी बराबर हो जाएगा एफ ई कितना होगा, क्यू ई हो जाएगा। यहां से क्यू क्यू कट गया तो बी बराबर मिल गया ई अपान बी। ई का मान देखिए कितना है, ई का मान आपको दिया नहीं गया है बल्कि बी दिया गया है, बोल्ट और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दिया गया है। तो यहां से हम लोग ई की जगह बी बाई आर लिख लेंगे, तो ई की जगह बी बाई आर इंटू बी। अब बी का मान है 600 वोल्ट, तो ये हो गया 600 बटे आर का मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे बी का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 600 बटे 5 गुणे 2 करोगे 10 गुणे 10 की घात माइनस 4। इस 10 से एक जीरो कट गया तो बराबर हो गया 60 गुणे 10 की घात माइनस जो ये 4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 5 मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा बह रहा है। तार को 8 गुणे 10 की घात माइनस 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा। यहाँ B का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात माइनस 3 इंटू आई का मान दिया गया है 2.5 गुणे L का मान दिया गया 40 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर गुणे थीटा दिया गया है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, 8 गुणे 2.5 करोगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 4 गुणे 10 की घात माइनस 3 ये और 10 की घात माइनस 1 ये मिलके हो जाएगा 4। 20 गुणे 4 करोगे ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 4। ये बराबर बन जाएगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 3 मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक क्षैतिज तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे की ओर बह रही है। ये कोई एक तार है, इसमें नीचे की ओर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कह रहे हैं तार 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। यहाँ B बराबर है 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, जो ये B है इसकी दिशा कहां है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर। आगे कह रहे हैं क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल किस दिशा में आरोपित होगा। तो यहाँ यल बराबर दिया गया है 0.06 मीटर। इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब देखो इस चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। जरा थीटा के बारे में डिस्कस कर लो। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, मतलब इधर की ओर, और धारा बह रही है नीचे की ओर, इसलिए इनके बीच बनने वाला जो कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इन सब का मान रखिए। B का मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 2
आई का मान है 5 एम्पियर गुणे यल का मान है 6 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसी को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 2 करोगे 10 गुणे 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा 10 की घात माइनस 4। इसे हम लोग लिख देंगे 6 गुणे 10 की घात माइनस 3, मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2 मीटर लंबे एक तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तार 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तार पर कितना बल लगेगा? तो आप जानते हो तार पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा। यहां थीटा का मान 30 अंश दिया गया है। B का मान देखिए दिया गया है 2 गुणे I का मान दिया गया है 4 एम्पियर, तो 4 गुणे L का मान है 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। ये दो कट गया तो 4 गुणे 2 बराबर 8 न्यूटन। यही आपका आंसर बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार एक वर्गाकार फ्रेम PQRS चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यहां B बराबर दिया गया है 0.10 टेस्ला। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 1 टेस्ला। करें चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। देखिए जो कि ये डॉटेड दिखाया गया है। 2 एम्पियर की धारा फ्रेम के कोने P पर प्रवेश करती है तथा कोने R पर निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए जो भी फ्रेम दिया गया है एक वर्गाकार है और इसमें प्रत्येक की भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर। यहां से यल बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर। अब देखिए यहां P से 2 एम्पियर की धारा प्रवेश की और यहां R से 2 एम्पियर की धारा निकल गई। पर देखो जब यहां धारा P पर पहुंचेगी तो यह 2 भागों में बट जाएगी। कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी। ये धारा किस अनुपात में बटेगी? तो इनके प्रतिरोधों के अनुपात में बटेगी। अब देखो चूंकि PQR जितना लंबा तार है उतना ही लंबा तार PSR भी है, इसलिए दोनों भुजाओं का प्रतिरोध बराबर होगा। इसलिए 1 एम्पियर की धारा इधर चली जाएगी और 1 एम्पियर की धारा इधर चली जाएगी। यहां से हम लोग लिख सकते हैं भुजा PQR तथा PSR में धारा बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, अब लिख लीजिए अतः प्रत्येक भुजा पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा BIL साइन थीटा। तो यहां थीटा का मान 90 हो जाएगा। चूंकि ये B की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और ये फ्रेम B के लंबवत है। अब B का मान रखिए, ये है 1 गुणे 10 की घात माइनस 1 गुणे I का मान है 1 एम्पियर, L का मान है 2 गुणे 10 की घात माइनस 1 गुणे साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये बराबर बन जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.02 न्यूटन। यानी प्रत्येक भुजा पर ये इतना बल लगेगा। अब अगर इनकी दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा लीजिए। उसके अनुसार सबसे पहले हम भुजा PQ पर देखें तो हम अपना अंगूठा इधर की ओर P से Q की ओर फैलाएंगे, अपनी अंगुलियां ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर रखेंगे तो हथेली नीचे चली जाएगी। उसी तरीके से RS में भी धारा इधर की ओर होगा तो अंगूठा इस दिशा में फैलाएंगे, अंगुलियों को बाहर की ओर करेंगे तो हथेली नीचे चली जाएगी।
तो इस तरीके से PQ तथा SR पर F की दिशा हो जाएगी, पर F की दिशा बराबर हो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब जरा आप भुजा PS में निकालिए, तो इसमें अंगूठे को नीचे की ओर फैलाएंगे, अंगुलियों को बाहर की ओर रखेंगे, तो हथेली हमारी इधर की ओर चली जाएगी। उसी तरह जब हम QR में निकालेंगे तो अंगूठे को नीचे की ओर रखेंगे, अंगुलियों को बाहर की ओर निकालेंगे, तो हथेली इधर चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे PS तथा QR में F की दिशा, में F की दिशा बराबर हो जाएगा बाईं ओर, बाईं ओर, और ये आपके आंसर बन जाएंगे। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो त्रिभुज तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कहा जा रहा है, एक इस तरह से ये त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की है। कितनी दी गई है? तो यल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -1 मीटर। इसमें बहने वाली धारा है 5 एम्पियर, तो I बराबर हो गया 5 एम्पियर। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो B बराबर हो गया 2 टेस्ला, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है, यानी थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। अब कह रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ इस तरह से ये रखा गया है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये त्रिभुज इस तरह से रखा गया है, तो इनकी भुजाओं पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, यानी भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA पर लगने वाला बल। तो ये बल F बराबर हो जाएगा BIL sin 90 डिग्री। B का मान है 2, I का मान है 5, L का मान है 10 की घात -1 गुणे sin 90 का मान 1। तो ये 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -1 बराबर मिलके हो जाएगा 1 न्यूटन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।